तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आने वाली जितने भी वीडियोस हैं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी जाकर आप ज्वाइन कर लो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल फ्री में आप ज्वाइन कर सकते हैं। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी एजुकेशन पर्पस के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से भी रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों, कंपनी का हालिया परफॉर्मेंस हमें काफ़ी ज़्यादा खराब देखने को मिला है। और ये खराब परफॉर्मेंस क्यों है, इसके रीजंस एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है नहीं। अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस को देखा है तो वहाँ पर आपको समझ आ ही गया होगा कि मैंने क्या चीज़ ऐसी बोली थी जो कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के इन्वेस्टर्स को नोट करना इंपॉर्टेंट था। देखो, कोई भी कंपनी जब नई नवेली होती है ना, तो आईपीओ के ज़रिए उस कंपनी का जो वैल्यूशन है वो ज़्यादा ही रहता है। और आने वाले अर्निंग्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं उस वैल्यूशन को सस्टेन करने के लिए। और आने वाले अर्निंग्स अगर उतना अच्छा ना आए तो वो वैल्यूशन सस्टेन कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। ये चीज़ें हमने बहुत कंपनीज़ में देखा है। आप एग्जांपल जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का ले सकते हो, इरेडा का ले सकते हो, टाटा टेक्नोलॉजीज़ का ले सकते हो, और भी कई सारी कंपनीज़। तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लगातार अपने वैल्यूशंस के कारण ही गिर रही है, और वैल्यूशंस को जस्टिफाइड करने के लिए कंपनी के जो अर्निंग्स हैं वो वैसे नहीं आ रहे हैं। हाल ही में Q4 के अर्निंग्स जो कंपनी ने शो किया था वो भी मार्केट में डिसअपॉइंटेड वाला ही था। और इस वजह से जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर में 4% की डिक्लाइन भी हमें देखने को मिली थी। और अभी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज 52 वीक हाई से 30% हमें नीचे देखने को मिल रही है। अब इन सारी चीज़ों के बाद अगर हम एनालिस्ट के प्रोजेक्शन और ब्रोकरेज हाउस के एस्टिमेट्स की बात करें कंपनी के 2026 से 28 के फाइनेंशियल ईयर के बीच के, तो वहाँ पर मोतीलाल ओसवाल का कहना यह है कि कंपनी के जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हैं वो रफली 50% CAGR से ग्रो कर सकते हैं 26 से 28 के बीच में। यानी कि 2027 का फाइनेंशियल ईयर और 28 का फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का जो प्रॉफिट है वो हमें एक अच्छा परसेंटेज से ग्रो करता हुआ नज़र आ सकता है, ऐसा यहाँ पर ब्रोकरेज हाउस का एस्टिमेट है। और ये होना भी चाहिए, क्योंकि पिछले एक साल के अगर नंबर्स को देखोगे तो रेवेन्यू को तो फिर भी कंपनी ने 72% से ग्रो किया है, बट प्रॉफिट ग्रोथ हमें नेगेटिव में देखने को मिली है। और प्रॉफिट ग्रोथ कोई भी नई लिस्टेड कंपनी के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है नहीं। और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज निफ्टी का भी पार्ट है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इस वजह से इसके नंबर्स तो इम्पॉर्टेंट होंगे ही होंगे। और अगर इसके नंबर्स आने वाले कल में बेहतर होंगे तो उसके रीजंस पे यही है कि कंपनी मल्टीपल एरियाज़ में एक्सपैंड किया, मतलब मल्टीपल एरियाज़ में अपने बिजनेस की शुरुआत की है। अभी तो कंपनी की बिजनेस की शुरुआत भी नहीं हुई थी जब ये कंपनी का लिस्टिंग हो गया था। अब कंपनी ने शुरुआत किया है तो हम अगले कुछ सालों में ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ग्रोथ अब कंपनी को दिखाना भी होगा, क्योंकि कंपनी उस लेवल पे आ चुकी है जहाँ पर बिना ग्रोथ के रिकवर कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और अभी ग्रोथ नहीं दिख रहा है, इस वजह से FIs और DIs के स्टेक्स देखोगे इस कंपनी में तो लगातार हमें कम होते हुए ही दिख रहे हैं। FIs ने तो पिछले क्वार्टर में स्टेक्स इंक्रीज़ किया था, बट इस क्वार्टर में फिर से डिक्रीज़ कर लिया है। DIs के स्टेक्स तो लगातार हमें कम होते हुए दिख रहे हैं। प्रोमोटर के स्टेक्स हमें ज़रूर बढ़ते हुए देखने को मिले हैं अप्रैल तक जो लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न था उसमें। बट FIs और DIs दोनों अपने स्टेक्स को अगर कम कर रही है तो कहीं ना कहीं ये कहीं से भी एक पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव ही साइन हमें देखने को मिलता है। सो दोस्तों, फिलहाल रिजल्ट का पीरियड चल रहा है और रिजल्ट के पीरियड में हर कोई को अपनी कंपनी के रिजल्ट जानने हैं। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर सबसे पहले आपको रिजल्ट्स की अपडेट मिलेंगी। साथ में उस कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ पर अपडेट किया जाएगा, जिसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा, क्योंकि इससे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस अभी के टाइम पे कैसी है और आगे कैसी हो सकती है। और ये सारी चीज़ें कौन देगा, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। तो इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन बिल्कुल फ्री में कर सकते हो। मल्टीपल कंपनी के चार्ट्स आपको दिख जाएंगे जिसको आप चेकआउट भी कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है बजाज फाइनेंस लिमिटेड। आज के दिन का मॉर्निंग सेशन बजाज फाइनेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा सही गया। 3% से ज़्यादा की तेज़ी हमें देखने को मिली थी, और क्लोजिंग टाइम तक कंपनी ने लगभग 1.25% के आसपास की तेज़ी के साथ पॉजिटिव क्लोजिंग ही दी है। और बजाज फाइनेंस का हालिया परफॉर्मेंस अगर देखोगे तो कुछ खास अच्छा है नहीं। 52 वीक हाई से ये कंपनी 19.4% नीचे है, और बीच में ये कंपनी अपने ऑल टाइम हाई पे चल रही थी। ऑल टाइम हाई पे इसलिए चल रही थी क्योंकि कंपनी के जो नंबर्स थे वो लगातार हमें रिकवर होना शुरू करते हुए दिख चुके थे।
बट स्टिल कंपनी के जो एसेट क्वालिटीज़ हैं और क्रेडिट कॉस्ट है वो फोकस में है, क्योंकि उस वजह से कंपनी के जो प्रॉफिट है वो रेवेन्यू के कंपैरिजन में कम देखने को मिल रहा है। और पिछले 3 साल में ये चीज़ें हुई है, इसी वजह से 3 साल का ग्रोथ रेट इस कंपनी के स्टॉक का कुछ खास अच्छा देखने को मिला नहीं है, या फिर बोल सकते हैं बजाज फाइनेंस के लेवल के हिसाब से हमें देखने को नहीं मिला है। और आने वाले कल में ये सारी चीज़ों को अगर कंपनी बेहतर कर ले तो रेवेन्यू के कंपैरिजन में जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो हमें बेहतर देखने को मिल सकता है, और वही वजह से बजाज फाइनेंस एनबीएफसी सेक्टर में इतनी बड़ी कंपनी बनी हुई थी। अब पिछले 5 साल का ही रिकॉर्ड देख लो, रेवेन्यू तो 25% से ही ग्रो हुआ है, 25% CAGR से, बट प्रॉफिट का ग्रोथ रेट 34% CAGR का है। बट 3 साल का सिलसिला एकदम अलग है। ग्रोथ रेट डबल डिजिट में अभी भी है, बट रेवेन्यू के हिसाब से प्रॉफिट देख लो, कम मार्जिन से ग्रो किया है। और इसका क्रेडिट कॉस्ट एक काफ़ी बड़ा कारण है, और एसेट क्वालिटीज़ भी कंपनी का एक बहुत बड़ा कारण है। और इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एफआईएस ने अपने स्टेक्स को स्लाइटली रिड्यूस किया था पिछले क्वार्टर में, और इस क्वार्टर में भी, और डियाज ने अपने स्टेक्स को पिछले क्वार्टर में इंक्रीज़ किया था, और इस क्वार्टर में भी उन्होंने अपने स्टेक्स को इंक्रीज़ किया है। पहले डियाज अपने स्टेक्स को लगातार इस कंपनी में कम कर रही थी, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो, और एफआईएस इंक्रीज़ कर रही थी। और अभी देखोगे तो एफआईएस तो इंक्रीज़ कर ही रही थी, बट पिछले 2 क्वार्टर में डिक्रीज़ करने लगी है, और वही डियाज की इंक्रीज़ होने लगे हैं। तो ये सारी चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है। बाकी अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज़रूर ज्वाइन कर लो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल फ्री में आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं बजाज फाइनेंस के गाइडेंस के बारे में, जो कि 2027 के फाइनेंशियल ईयर को लेकर उन्होंने दिया है। सबसे पहले एसेट अंडर मैनेजमेंट, जिसके ग्रोथ रेट 22 से 24% का इन्होंने दिया है। और बजाज फाइनेंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एसेट अंडर मैनेजमेंट है। उसकी परफॉर्मेंस जैसी रहेगी उसकी बेसिस पे ही डिसाइड होगा कि कंपनी का ओवरऑल परफॉर्मेंस हमें अच्छा दिख रहा है या फिर ख़राब दिख रहा है। और कंपनी के कस्टमर एडिशन की बात करें तो उसको लेकर कंपनी का गाइडेंस है कि 1.5 से लेकर 1.7 करोड़ तक न्यू कस्टमर्स ये ऐड करेंगे। क्रेडिट कॉस्ट कंपनी का मॉडरेट रह सकता है 145 से लेकर 160 बेसिस पॉइंट तक। और लेंडिंग एम्स कंपनी का है इम्प्रेसिव। रिटर्न ऑन एसेट्स कंपनी का 4.4% से लेकर 4.6% तक रह सकता है, और रिटर्न ऑन इक्विटी 19% से लेकर 20% तक दिख सकती है। अब देखो ये सारी चीज़ें गाइडेंस में तो मेंशन किया गया है, बट ये सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट भी करना है, और इम्प्लीमेंट अगर कंपनी सक्सेसफुली कर लेती है तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि कंपनी के 2027 के फाइनेंशियल ईयर भी बेहतर ही देखने को मिलेंगे। बाकी आरबीआई ने इकोनॉमी का जो फोरकास्ट है वो चेंज किया है, तो हो सकता है कि आगे चलकर बजाज फाइनेंस भी अपने नंबर्स को चेंज कर दे, क्योंकि सिचुएशन इंडिया का कुछ खास अच्छा है नहीं इस वजह से। बाकी नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट कंपनी है दोस्तों टीडी पावर सिस्टम लिमिटेड। हाल ही में 1:2 के रेशियो में कंपनी ने स्प्लिट अनाउंस किया था, जिसका मतलब है एक शेयर के बदले कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को 2 इक्विटी शेयर देगी स्प्लिट के तौर पर। सो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हो तो इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हो, इन्वेस्टर नहीं हो आप इग्नोर कर सकते हो। न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।